Delhi Sultanate. During the late 12th century, India was divided into many small and large states. इंडिया बहुत सारे स्मॉल और लार्ज स्टेट्स में डिवाइडेड था और रूलर्स के बीच में बिल्कुल यूनिटी नहीं था. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द रूलर ऑफ अ स्मॉल स्टेट ऑफ घोर, एज यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ का एक स्मॉल स्टेट का रूलर घोर का रूलर गयासुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद घोरी, invaded and captured conquered Punjab, Sindh and a few other states. In 1991, he was challenged by Prithviraj and conquered Punjab Prithviraj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer, helped by many Rajput rulers. He defeated Mohammad Ghori, who somehow managed to escape. वहाँ का एक रूलर जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, वो काफ़ी बार आकर अटैक किया. वो इंडिया में 17 टाइम्स अटैक किया. पृथ्वीराज चौहान उसको 16 टाइम्स हराया विद द हेल्प ऑफ अदर राजपूत रूलर्स. बट बैटल ऑफ तरान में फाइनली ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. क्योंकि क्यों हराया? क्योंकि इंडियंस में आपस में यूनिटी नहीं था और जयचंद उसको हेल्प किया था. जयचंद एक राजपूत रूलर था जो मोहम्मद घोरी को हेल्प किया था. तो इन सब के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद घोरी इंडिया का कुछ रीजन्स को कैप्चर कर लिया. दो देयर वर मेनी रूलर्स विद पृथ्वीराज, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड. द टर्क्स कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली. लेटर ऑन जयचंद भी मर गया 2 साल बाद किसी एक बैटल में. मोहम्मद घोरी रिटर्न टू घोर विद अ लार्ज बूटी. वो इंडिया का बहुत वेल्थ लूट कर घोर वापस चला गया और इंडिया में वो अपना एक स्लेव को छोड़ गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन आइबक. ऑन 15 मार्च 2006 मोहम्मद घोरी वॉज किल्ड बाई अ खोखर सोल्जर. जब मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया तो पूरा इंडिया का जो भी कैप्चर्ड रीजन था वो कुतुबुद्दीन आइबक का डायरेक्टली हो गया. तो वो अपना एक डायनेस्टी शुरू किया जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी. तो इस तरह से इंडिया में एक नया डायनेस्टी का शुरुआत हुआ जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन आइबक. द स्लेव ऑल्सो नोन एज ममलुक डायनेस्टी. He founded the slave dynasty as most of the rulers of this dynasty were slaves or children of slaves. ज़्यादातर यहाँ पर किसी राजा के स्लेव्स ही थे या फिर उनका जनरेशन्स, वो लोग रूल कर रहा था. तो इसी वजह से डायनेस्टी का नाम हुआ स्लेव डायनेस्टी. Aibak established a strong kingdom based on military power. He defeated Yildiz, the ruler of Ghazni, and freed Punjab from him. Aibak was a great patron of literature, art and architecture. वो कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मॉस्क बनाया दिल्ली में. फिर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक मॉस्क बनवाया वो. ही हैड लिटरेरी जेम्स, मतलब पोएट वगैरह काफ़ी फेमस, जैसे हसन आज़मी, मुबारक शाह, ये सब जो उसके कोर्ट में थे. ही डाइड इन 1210 CE. कुतुबुद्दीन आइबक वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन आरम शाह. बट उसको नोबल्स एक्सेप्ट नहीं किए कि वो राजा बनने लायक है. इसी वजह से इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन आइबक का सन इन लॉ था, उसको किंग बनाया गया. वो सूबेदार ऑफ बदौन भी था. ही डिफीटेड आरम शाह एंड बिकेम द सुल्तान. तो इल्तुतमिश का रेन, ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल. At the time of becoming sultan, he was confronted with many problems. जब वो सुल्तान बना, किंग बना, तब बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, बट वो सबको ब्रेवली फेस किया. He defeated his main rivals Yildiz of Ghazni, कुबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान. तो वो अपने मेन राइवल्स को भी हराया. इल्तुतमिश एक काफ़ी एबल और श्रूड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर था, मतलब वो काफ़ी चालाक था. He liberated the Turkish Empire from Ghazni and other foreign powers and consolidated it effectively. वो काफ़ी इफेक्टिवली अपना सारा किंगडम्स रीगेन किया और सबको कैप्चर करके रहा. He diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of मंगोल एम्परर चंगेज़ खान. तो मंगोल एम्परर में एक बहुत डेंजरस किंग था चंगेज़ खान बोलकर. तो उससे वो दिल्ली को कैसे बचाया? चंगेज़ खान का एक दुश्मन था शाह ख्वारिज़म, जिसके पीछे चंगेज़ खान पड़ा हुआ था कि उसको मारना है. तो जब शाह ऑफ ख्वारिज़म
इंडिया आया, दिल्ली में वो इल्तुतमिश को बोला कि तुम अपने किंगडम में हमको रहने के लिए जगह दे दो। तो इल्तुतमिश उसको बोला, शाह ऑफ ख्वारिज़म को, कि आपको दिल्ली का क्लाइमेट सूट नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो शाह ऑफ ख्वारिज़म को वो ऐसा एक्सक्यूज़ दिया कि वो भी मना नहीं किया, और अगर वो उसको शेल्टर दे देता तब चंगेज़ खान पूरे दिल्ली को बर्बाद कर देता। तो इस तरह से ना वो शाह ऑफ ख्वारिज़म से दुश्मनी लिया, ना वो चंगेज़ खान से लिया। इसीलिए उसको बोला गया है श्रूड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। इल्तुतमिश मेड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। वो काफ़ी सारा चेंजेस लाया, जैसे वो 40 टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जिसको बोला जाता था चालीहा। अपने एम्पायर को वो फर्दर छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया जिसको बोला जाता था इक्ताज़, ताकि ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। वो सिल्वर कॉइन्स, टंका एंड कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था टंका, कॉपर कॉइन्स को जिताल, वो ये सब चीज़ इंट्रोड्यूस किया। इल्तुतमिश भी आर्ट एंड लिटरेचर का पैट्रॉन था। Minhaj uz Shiraz was the famous writer of his court. He wrote the accounts of Iltutmish's reign. Literary persons like Ruhani and Usami also graced his court. Iltutmish was a staunch Sunni Muslim. हम लोगों को पता है कि इस्लाम में भी 2 सेक्ट है, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम। तो इल्तुतमिश सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करता था, तो वो शियाज को भी बहुत बुरे तरीक़ा से ट्रीट करता था और हिंदूज़ को भी। तो रिलीजियसली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा टॉलरेंट इंसान नहीं था। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनिट रूल ऑफ इनहेरिटेंस, देयर वॉज ऑफन अ सिचुएशन ऑफ केओस आफ्टर द डेथ ऑफ अ रूलर। Iltutmish had no faith in the capacity of his son to rule, so he nominated his daughter Razia Sultan as his successor. She was an able and strong administrator. यहाँ स्लेव डायनेस्टी में एक प्रॉब्लम था कि कोई भी सुल्तान का बेटा या तो वो केपेबल नहीं था और या तो उसको सन ही नहीं था जिसको वो किंग बना सके, सुल्तान बना सके। तो इसके कारण क्या होता, जब भी कोई एक सुल्तान का डेथ होता तो लोगों में आपस में हो जाता कि पता नहीं अब अगला सुल्तान कौन बनेगा। तो किंग बनने के लिए सब लोग लड़ाई झगड़ा वगैरह भी करता, इसीलिए केओस क्रिएट होता। जिस तरह से हम लोग देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा को कोई एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपने सन इन लॉ को बनाया। फिर इल्तुतमिश को अपना बेटा लोग पे भरोसा नहीं था तो वो अपनी बेटी को, जिसका नाम है रज़िया सुल्तान, उसको बनाया सुल्तान। सो आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, द नोबल्स डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन रुकनुद्दीन फिरोज द सुल्तान। जो भी नोबल्स थे वो बोले कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा सुल्तान बनेगा, लेकिन वो सिर्फ 7 मंथ्स के अंडर में ही उसका मर्डर कर दिया गया एंड रज़िया बिकेम द सुल्तान। रज़िया काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मिलिट्री के पोजीशन से भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। शी गेव हायर पोजीशंस टू नॉन टर्क नोबल्स। वो नॉन टर्किश लोगों को भी हाईएस्ट पोस्ट देती थी। वे काफ़ी अच्छी मिलिट्री जनरल थी एंड वॉज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनली केपेबल रूलर। जब वो किसी भी वॉर में जाती थी या किसी भी एक्सपीडिशन में मिलिट्री से रिलेटेड, तो शी यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ मैन। रज़िया को रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 years ओनली, क्योंकि एक बैटल में उसका डेथ हो गया। आफ्टर रज़िया, बैरम शाह वॉज मेड सुल्तान बाय द नोबल्स। फिर उसका भी 2 साल के बाद डेथ हो गया। आफ्टर दैट, अलाउद्दीन मसूद शाह रूल्ड फ्रॉम 1242 to 1266 CE. Next is Nasiruddin Muhammad. In the year 1246, the youngest son of Iltutmish, Nasiruddin Muhammad, became the Sultan and ruled for 20 years. तो इल्तुतमिश का सबसे यंगेस्ट सन सुल्तान बना। उसका प्राइम मिनिस्टर था घियासुद्दीन बलबन। रूलर होने को तो इल्तुतमिश का यंगेस्ट सन था, लेकिन एक्चुअली में सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर का चलता था, जो कि था घियासुद्दीन बलबन। तो ऑब्वियसली मोहम्मद का डेथ के बाद घियासुद्दीन बलबन बिकेम द सुल्तान, क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद का खुद का कोई बेटा नहीं था। बलबन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल रूलर। वो सारे ऑपोजिशन को क्रश कर देता था और एक वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि लोगों में ओबीडियंस होना चाहिए और सल्तनत के प्रति पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, लव होना चाहिए। बलबन एंडेड द पावर ऑफ 40 Turkish nobles to consolidate his position.
इल्तुतमिश के टाइम पे जो चालिहा शुरू हुआ था, बलबन उसको हटा दिया क्योंकि उसको अपना पावर ज़्यादा बढ़ाना था। He was a sultan who believed in complete justice. He did not spare any wrongdoer, whether a common man or a noble. कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो बलबन उसको नहीं छोड़ता था और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता था। His दरबार was very disciplined. बिना बलबन के परमिशन के कोई बात भी नहीं कर सकता था, इनफैक्ट कोई हंस भी नहीं सकता था। He enhanced the prestige and power of the sultan. बेसिकली वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि सुल्तान कितना पावरफुल है। He safeguarded his frontiers by constructing many forts and posting his best guards there. वो बहुत सारा किला बनाकर अपना मेन किंगडम को प्रोटेक्ट करता था। बलबन died in 1286. आफ्टर हिज डेथ काफ़ी कन्फ्यूजन रहा लोगों में कि कौन किंग बनेगा, लेकिन कोई भी सक्सेसफुली रूल नहीं कर पाया। In 1290 CE, Jalaluddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. तो जब जलालुद्दीन कैप्चर करके अपना रूल शुरू किया तो एक नया डायनेस्टी शुरू हो गया, द खलजी डायनेस्टी, और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का एंड हो गया। सो विल रीड अबाउट द खलजी डायनेस्टी इन द नेक्स्ट वीडियो।